दोस्तों, यह खूबसूरत मोहब्बत का तीसरा भाग है। आप लोगों को अगर भाग पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिए। चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि दो बच्चे आपस में लड़ते हुए आए। उनमें से एक बच्चा बोला, पापा पापा सोनू ने मुझे मारा। बोलता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। क्या ये सच है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, तुम दोनों ही मेरे बेटे हो। रवि ने सोनू को समझाने वाले अंदाज में देखा और उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। मैंने दोनों बच्चों को ध्यान से देखा। उम्र में अंतर लगभग 5 साल का तो ज़रूर रहा होगा। मेरी ओर देखते हुए रवि बोला, ये मेरा बड़ा बेटा सोनू है और ये छोटा बेटा चिंटू। मैंने हैरान होते हुए कहा, पर चिंटू तो मेरे बेटे का नाम है, इसलिए तो इसका नाम चिंटू रखा था मैंने, ताकि तुम्हारे बेटे के नाम पर इसे प्यार कर सकूं। रवि ने एक फीकी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, पर तुम्हारी पत्नी कहाँ है? कौन पत्नी? रवि ने उसी अंदाज में जवाब दिया, मेरा मतलब है तुम्हारे चिंटू की माँ। और कौन? मैंने अभी तक शादी ही नहीं की। क्या? तो फिर ये बच्चा कौन है? मैंने हैरानी से भरे स्वर में कहा, तुम एक अच्छे खाते पीते परिवार से थे, फिर ये कैसे हो गया कि तुम्हें होटल में काम करना पड़ा? मैंने एक साथ कई सवाल दाग दिए। रवि ने शांतचित्त होकर मेरी बातें सुनी और उन दोनों बच्चों को गोद से उतारा और खेलने को कहा। घड़े से ठंडा पानी निकाला और एक गिलास पानी भरकर मेरी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। फिर कभी नहीं, अभी बताना पड़ेगा। मुझे बार बार मौका कहाँ मिलेगा। मुझे अगले कुछ दिनों के बाद वापस ससुराल भी लौटना है। मैंने जिद करते हुए पूछा, अरे मेरी बात तो सुनो पहले। रवि ने बात टालने की कोशिश की, मुझे कुछ नहीं सुननी, मुझे अभी पूरी कहानी सुननी है तुमसे। मैंने जीत पकड़ ली। ठीक है तो फिर सुनो। रवि अपनी पिछली यादों में खो सा गया। यह कहानी शुरू होती है जब तुम्हारी शादी तय हो गई थी। मैं गहरे सदमे में जी रहा था। मेरे दिमाग में दो तरफा तनाव चरम पर था। एक तो तुम्हारी शादी हो रही थी और दूसरी बात मेरे भाई रतन की शादी मुझे शीला से करवानी थी। इसी दौरान तुम शायद हमारे घर मुझसे मिलने आ रही थी, पर तुम्हारी मुलाकात हमारे घर के एक अन्य नौकर से हो गई, जिसने तुम्हें ये बात बताई कि मेरी और शीला की शादी से संबंधित बातचीत चल रही है और मैं अभी आपसे नहीं मिल सकता। ये सब मेरा ही किया धरा था ताकि तुम अपनी शादी के लिए हाँ कर दो, और इस तरह तुम्हारी शादी भी हो गई। तुम्हारी शादी के कुछ दिनों के बाद ही मेरे भाई की असामयिक मृत्यु ने मुझे और गहरे विषाद में डाल दिया। मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल ही बिगड़ गई थी। एक पल को तुम मेरे पैर भी डगमगा रहे थे। सत्य की राह पर चलने में मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। मेरे पिताजी की इज्जत और प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। खैर, मुझे अपने परिवार को और खुद को संभालना ही पड़ेगा। ये सोचकर मैंने पिताजी और रामकिशन जी के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं शीला से शादी करना चाहता हूँ। उन्हें भनक तक नहीं लगने दी कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे शादी की अपनी अधूरी तमन्ना को दबाए हुए हूँ। वैसे भी अब तुम्हारी शादी हो चुकी थी। भाई की धरोहर और शीला के पेट में पल रहे बच्चे को बचाया जाए। अंत में मेरी इन्हीं बातों से सहमत होकर उन्होंने शीला के साथ मेरी शादी की हामी भर दी। फिर आखिरकार मेरी शादी शीला से हो गई, मगर ऊपर वाला गवाह है ही कि मैंने कभी भी शीला को हाथ भी लगाया हो। वह हमेशा मेरे भाई की धरोहर और अमानत बनकर रही। मैंने समाज के सामने और लोगों के तानों से बचाने को उससे शादी जरूर कर ली थी, पर वह मेरी पत्नी नहीं थी और ना ही मैंने उसे कभी पत्नी की नज़रों से देखा। वह हमेशा मेरे भाई की पत्नी बनकर रही। पर
होनी को कुछ और ही मंजूर था। शीला भी अपने बच्चे को जन्म देकर रतन के पास चली गई, मुझे अपने बच्चे के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी देकर। मुझे आज भी याद है वह शाम जब शीला अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। घर में चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ था। उसकी तबीयत दोपहर से ही खराब होने लगी थी। अचानक ही प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई थी। अब हॉस्पिटल ले जाने का समय भी नहीं था, तो गांव के ही दाई को बुलाया गया। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण शीला का बचना मुश्किल हो रहा था। बड़ी ही मुश्किल के बाद उसने सोनू को जन्म दिया। उसकी नब्ज ठंडी पड़ती जा रही थी। अंत समय में मैं और वह दाई ही पास थे। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, भैया आप मेरे संरक्षक हैं। आपने मुझे अपनी छोटी बहू की तरह अपने संरक्षण में रखा। अपने बड़े भाई की जिम्मेदारी को अपने फर्ज की तरह निभाया। मैं आपका ये एहसान मरकर भी नहीं चुका सकती। मैं एक ऐसी अभागन हूँ जो जीते जी तो आप पर बोझ बनकर ही रही। बनने के बाद भी एक बड़ी जिम्मेदारी का बोझ डालकर जा रही हूँ। बस इतनी विनती है कि इस अभागे को पराया न समझें और इसे अपना लें। ये तुम कैसी बातें कर रही हो शीला? ये हमारे छोटे बड़े भाई की निशानी है। इस घर का बेटा है। तुम निश्चिंत रहो, या मेरा बेटा ही है या और मेरी जिम्मेदारी भी है। इतनी बातें कहकर उसने न जाने कब आंखें मूंद ली। किसी को पता ही नहीं चला। इस प्रकार शीला अपने बच्चे को मेरे हवाले कर इस दुनिया से चली गई। बहुत दिनों तक मैं बेचिप्त सा घूमता रहा। मेरा इस दुनिया में मोह भंग हो चुका था। कुछ पाने की तमन्ना कब की मिट चुकी थी। अब मेरी जिंदगी में कुछ भी शेष नहीं रहा था, सिवाय उस बच्चे के जो मरते हुए शीला मेरी झोली में डाल गई थी। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था। पिताजी समझाते समझाते थक गए। फिर एक दिन पिताजी ने मुझे इशारों ही इशारों में अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। मुझे बहुत तरह की बातें सुनाई, जिससे रुष्ट होकर मैं रात के अंधेरे में सोनू को लेकर घर से निकल गया। बहुत जगह मैंने काम की तलाश की, पर नहीं मिल पाया। मेरे साथ साथ मुझे उस बच्चे की देखभाल भी करनी थी। मैंने उसके दूध की खातिर सारा संकोच त्याग करके इस होटल में वेटर की नौकरी कर ली। दिन भर इस बच्चे को होटल में रखता और अपना काम करता। मेरी लगनशीलता को देखकर ही होटल के मालिक ने मुझे अपने ही होटल में रहने को कमरा देने की पेशकश की। मैंने मना कर दिया और होटल के ही बगल में एक बस्ती में छोटा सा कमरा ले लिया। इसी तरह मेरे दिन बीतने लगे। मेरे पिताजी एक भले व्यक्ति थे। वे मुझे ढूंढते ढूंढते इस होटल तक पहुंच गए। मुझे मनाने की काफ़ी कोशिश की, पर मेरा मन अपने गांव से पूरी तरह उचट चुका था। मैं उस जगह वापस नहीं लौटना चाहता था जहां मेरा सब कुछ लूट गया था। मैं जानता था कि अकेले तन्हाई में तुम्हारी याद आएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं आती थी, पर यहाँ अकेले में रो लेता था। किसी को कुछ पता भी नहीं चलता और मैं अपने बिताए पलों में खो जाता। सोचता कभी तो वो समय आएगा, कभी तो वो मोड़ आएगा जब मेरी मुलाकात तुमसे होगी। मैं कभी तो वो टूटे हुए कड़ियों को जोड़ पाऊँगा जो मेरे कारण टूट गए थे। इस तरह मुझे वहाँ आए हुए 4-5 साल बीत गए। इसी तरह एक दिन मैं होटल से वापस लौट रहा था। मैं होटल से सोनू को लेकर चला जा रहा था। रास्ते में मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मैंने इधर उधर देखा। मुझे एक जगह कुत्तों का झुंड नजर आया जो किसी चीज़ के लिए लड़ रहे थे। पास गया तो देखा कि एक कुत्ता जो बाकी के झुंड का नहीं था, बड़ी ही साहस के साथ दूसरे कुत्ते से लड़ रहा था। मैंने गौर किया कि वह अलग सा कुत्ता उस चीज़ को बचाने का प्रयास कर रहा था जिसके पीछे बाकी कुत्ते पड़े हुए थे। मैंने एक पत्थर उठाया और ज़ोर से कुत्ते की तरफ फेंका। बाकी सारे कुत्ते तो भाग गए, पर वह अलग सा कुत्ता अभी भी उस चीज़ के चारों ओर घूम घूम कर अपनी पूरी ताकत से भौंक रहा था। मुझे कुछ अंदेशा हो रहा था। तभी उस काले रंग के पोटली से फिर से किसी बच्चे के
रोने की आवाज़ आई तो मैं सब कुछ समझ गया। मैंने पास जाकर देखा तो वह कुत्ता मुझ पर ही झपट पड़ा। किसी तरह उसे दूर भगाया, तब जाकर उस पोटली को खोल पाया। देखा एक नवजात बच्चा उसके अंदर पड़ा हुआ था। शायद बहुत देर से भूखा था, इस कारण मुश्किल से ही रो पा रहा था। मैंने उस बच्चे को गोद में लिया और सोनू के साथ ही लेकर अपने घर चला आया। मैं उस कुत्ते की वफादारी पर बहुत प्रभावित था। शायद उसी की हिम्मत और हौसले का परिणाम था कि वह बच्चा उन कुत्तों के झुंड से जिंदा बच गया था। वह मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक चला आया था और अब उसका भी ठिकाना यही था। इस तरह हम 4 प्राणी एक साथ रहने लगे। मैं दोनों बच्चों को होटल ले जाता और अपने मालिक के सहारे छोड़कर होटल का काम ईमानदारी से करता। हमारे होटल का मालिक भी अच्छा व्यक्ति था और उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी पत्नी दिन भर बच्चों की देखभाल करती। एक तरह से उनकी माँ वही थी। कुछ देर के लिए फिर सन्नाटा छा गया। एक बात पूछ सकता हूँ क्या? रवि ने मेरी ओर देखे बिना ही कहा। कहो। मैंने उसकी ओर एकटक देखते हुए कहा। वैसे पूछने का अधिकार तो नहीं, पर दिल में एक कसक सी रह जाएगी यदि मैं आज तुमसे नहीं पूछ पाया। रवि ने मेरी ओर देखना चाहा तो मेरी नज़र उससे टकरा गई। वह झेंप गया। मैंने नज़रें नीचे कर ली। मेरी सफ़ेद साड़ी की वजह जानना चाहते हो, यही ना? मैंने जैसे उसकी दुखती रग पे हाथ रख डाला। बस जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ यह हादसा कब और कैसे हो गया। मैं जिस रूप में देखना चाहता था तुम्हें, उसके विपरीत ये कैसे हो गया। तुम्हें इस बात का अंदाज भी नहीं है कि मेरे अंदर क्या चल रही है। जिस दिन से तुम्हें इस रूप में देखा है, मेरे अंदर एक बेचैनी सी छाई है। मैं जानने को विहल हूँ कि आखिर ये कैसे हो गया, और तुमने मुझे बताना तक उचित नहीं समझा। मेरी शादी हो गई थी। तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं बल्कि पिताजी की पसंद से हुई थी। ये मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल भरा वक्त था। चाहो तो इसे मेरी मर्जी कहो या फिर ज़बरदस्ती, मुझे शादी करनी ही पड़ी। मेरे द्वारा शादी के लिए हाँ कह देना। तुम चाहो तो इसका भी तत्कालिक कारण उसी घटना को मान सकते हो जब मैं तुम्हारे घर तुमसे बात करने आई थी और तुम्हारा नौकर मुझे घर के बाहर मिला था, जिसने मुझे बताया था कि तुम्हारी शादी की बातचीत शीला से हो रही है। मेरा दिल उसी समय टूट गया था और मैंने अपने पिताजी की इच्छानुसार शादी के लिए हाँ कह दी। विदाई के दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी आंखों में जो आंसू थे वे किसके लिए थे। हमारे प्रेम विरह के आंसू थे या अपने पिता और भैया के विरह के। मेरे लिए अंतर करना एकदम मुश्किल था। खैर, मैं शादी कर ससुराल गई। मेरे ससुराल में ससुर जी, सासू माँ, मेरे पति और मेरी एक छोटी ननद थी, करीब 16-17 साल की। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि लोग मुझे वहाँ पसंद नहीं करते हैं। उनका रूखा व्यवहार, बातचीत में परायापन झलकता मुझे अप्रत्याशित रूप से हैरान कर रहा था। मैंने पिताजी की जिससे शादी तो कर ली थी, पर ऐसा लगने लगा था कि कहीं न कहीं पिताजी से भूल हो गई थी। उन्होंने भावना में बहकर शादी तो करवा दी थी, पर मेरे साथ साथ उन्हें भी अफसोस हो रहा था। कारण था कि उनके साथी जिनके बेटे से हमारी शादी हुई थी, वह तो एक भले इंसान थे, पर उनके घर के सदस्य, मसलन का बेटा जिनसे हमारी शादी हुई थी, उनके बेटी करुणा, उनकी पत्नी और मेरी सास, सबके सब मेरे प्रति कड़वा बर्ताव रखते थे। अब चूंकि मेरी शादी हो चुकी थी तो कुछ किया भी नहीं जा सकता था। मुझे लगा कि अभी नई नई शादी हुई है और सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं भी अपनी तरफ से तालमेल बिठाने का प्रयास करने लगी। तभी एक नई घटना घट गई। मेरी ननद करुणा की शादी जल्दबाजी में कर दी गई, किसी को कानोकार खबर किए बिना। मैंने पूछना भी चाहा
तो गोलमोल जवाब देकर मुझे चुप करा दिया गया। इधर जब से उसकी शादी की बात चली, करुणा कुछ गंभीर सी रहने लगी। कहीं न कहीं वह खोई सी रहने लगी। मैंने पूछने की कोशिश भी की, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर क्या कारण हो सकता था उसके अचानक से इस तरह उदास रहने का? एक दिन मैंने अपने पति सूरज से करुणा के बारे में पूछा। सुनिए, बोलो, सूरज ने अपना काम करते हुए पूछा। मैं करुणा के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ, मैंने उत्सुकतावश पूछा। बोलो, क्या जानना चाहती हो उसके बारे में? यही कि वह आजकल कुछ गुमसुम सी रहने लगी है। कहीं कुछ बात तो नहीं जिसे हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हों? मैंने चिंता जताते हुए कहा। तुम ही पूछ सकती हो, तुम साथ भी रहती हो और एक स्त्री हो, तुमसे शायद सच बता दे। सूरज ने मेरी ओर आशा भरी नज़रों से देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि कोई बात ज़रूर है जो वो हमसे छुपा रही है। आप पहले मुझे उसके बारे में सारी बातें बताइए ताकि मैं उसके बारे में जान सकूं। देखो, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब उससे बोले कि पुरानी बातों को भूलकर ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करे। पर बात क्या है मुझे पता तो चले। मैंने जैसे व्यग्रता जाहिर की। मैं बताती हूँ तुम्हें, कहती हुई मेरी सास ने कमरे में प्रवेश किया। मैं अपनी जगह से उठकर उन्हें बैठने की जगह दी। इसकी जिम्मेवार और कोई नहीं बल्कि वह खुद है और वही बता सकती है। मुझे उनकी कर्कश व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा। मैंने पूछा भी, मम्मी आखिर क्या बात है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने व्यवस्था पूर्वक ये बात कही। सही बात तो है कि हमें तुम पसंद थी ही नहीं। हमें तुम्हारे भाई से तुम्हारे और रवि के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था। हम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि तुम अपने ही गांव के किसी रवि नाम के लड़के से प्रेम करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। फिर भी हमें मजबूरी में अपने सूरज की शादी तुमसे करनी पड़ी। उसकी वजह थे इसके पापा। उनकी जिद थी कि सूरज की शादी कल्पना से ही होगी क्योंकि वह उनके सबसे अच्छे दोस्त की बेटी है। वह लाख किसी और से प्रेम करती थी पर अपने पिता की बात कभी टाल नहीं सकती। हुआ भी वही। तुमने चाहे जो भी परिस्थिति रही हो, आखिर में हाँ कह दी। हमारे पास कोई चारा नहीं था। ले दे के तुम ही आशा की किनार थी कि शादी के लिए मना कर दोगी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अंत में तुम्हारी शादी सूरज से हो गई। इसी बात की तकलीफ है और कुछ नहीं। पर मम्मी, मैंने तो आज तक आप लोगों से कोई भेदभाव नहीं किया, फिर आप लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं? मैं लाख किसी और से प्रेम करती थी, पर अब मेरी शादी हो चुकी है तो मेरा पूरा संसार यही है। आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अब कभी मेरे जुबान के साथ साथ दिल में भी उसकी बात नहीं आएगी। फिर मैं वहाँ से उठकर छत पर चली गई रोने के लिए, क्योंकि मेरा सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्य मेरे प्रेम पर हावी हो रहा था। मुझे नए बने रिश्ते को बचाना था। पुराने रिश्तों को भूलकर काफ़ी देर तक मैं रोती रही ताकि इन आंसुओं के रास्ते मैं अपने नए पुराने रिश्तों को संतुलन दे सकूं। यह मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला था जिस पर मुझे अमल करना था। एक तरफ मेरा घर परिवार पति थे तो दूसरी ओर मेरा असफल प्रेम। फिर मैंने अंतिम रूप से यही फैसला लिया कि रवि तो मुझे अब मिलने से रहा। उसने जब मेरे प्रेम को ठोकर मारकर किसी और से शादी कर ली, फिर उस रिश्ते की कितने दिन दुहाई दी जा सकती है? मैंने अपने आंसू पोंछे और अपने कमरे में वापस लौट आई। बहुत देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर मुद्दा शादी का भी आया। कुछ ही दिन शेष बचे थे। मैंने उनकी बातों को बीच में ही काटते हुए कहा, अच्छा माँ जी, मुझे एक बात जाननी थी आपसे। ये तो मुझे कुछ बताते नहीं। आप ही बताइए कि आखिर वो लड़का कौन है जिसके कारण करुणा अपनी शादी से खुश नहीं है? मेरे इस बात से एक सन्नाटा सा छा गया वहाँ।
मैंने दोनों के बीच का भेद जान गया था। दोनों चुप हो गए। मेरे इस सवाल का जवाब शायद दोनों ही के पास था, पर कोई भी बताने को तैयार नहीं था और मेरी बात में एक ऐसा कड़वा सच छुपा हुआ था जिसका जवाब देना इतना आसान नहीं था। दोनों ही के लिए। इसलिए एकाएक दोनों को साफ सूंघ गया था। मैं तुम्हें बताता हूँ। सूरज ने काफ़ी देर बाद सन्नाटे को तोड़ा। या उसके बालपन की नादानी कहो या किशोरावस्था की या बेवकूफ़ लड़की किसी लड़के को पसंद करती है पर वह इसे पसंद नहीं करता। हरीश नाम है उसका। इसी के साथ स्कूल में पढ़ता था। अभी उसके उच्चतर शिक्षा के लिए एक बड़े स्कूल में दाखिला ले लिया है और यह उससे मिल नहीं पा रही है। यही कारण है कि आजकल उदास रहती है। आप लोग इस बात को हल्के में मत लीजिए। मैंने चिंता जताई। मतलब? सूरज ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मतलब कि आप समय की नज़ाकत को नहीं समझ पा रहे हैं। ये करुणा की ऐसी उम्र है जहाँ लोग अपनी मनोभावों को काबू नहीं कर पाते और आवेग में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी सास ने हैरानी से पूछा। यही मम्मी जी कि आप लोग करुणा का विशेष रूप से ध्यान रखें और उसे अकेला कभी न छोड़ें, क्योंकि भावना बस वह कभी भी कोई गलत कदम उठा सकती है। हो सकता है वह अपनी जान देने की सोच ले। मैंने अंदेशा जताया और इस तरह हम लोगों ने बड़ी ही सतर्कता से आगे बढ़ते हुए करुणा की शादी की तैयारी जारी रखी। परंतु एक बात अब भी मेरे अंदर खटकती थी। ठीक है, उसे प्रेम में धोखा मिला, उसे भी तो मिला, तो क्या मैंने अपनी ज़िंदगी खत्म कर ली? नहीं ना। कुछ तो बात है जो अभी भी ये मुझसे छिपा रहे हैं। उसका दोस्त भले ही उसे छोड़कर चला गया हो, पर उसकी उम्र तो अभी शादी के लायक है भी नहीं। फिर इतनी जल्दबाजी ये लोग क्यों कर रहे थे? इसका जवाब और कोई नहीं, करुणा ही दे सकती है। इधर शादी की तैयारी में सभी व्यस्त थे। कोई टेंट वाले के पीछे पीछे भाग रहा था तो कोई मिठाई वाले के पीछे, कोई लाइट वाले के पीछे तो कोई कैटरिंग के पीछे। इन सब बातों के बीच दबकर अपने में ही सिमट कर रह गई थी तो करुणा आजकल चुपचाप रहा करती थी। ना किसी से कुछ बोलती, ना ही कमरे से बाहर निकलती। मैं कई बार कमरे में जा चुकी थी पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। मैंने महसूस किया था बिस्तर पर सोई शायद वह रोती रहती थी। मुझसे अधिक इन बातों को कौन जान सकता था? मैंने क्या ज़िंदगी में कम धोखे खाए थे? क्या मैं कम रोई थी? पर क्या करती? एक बेटी जो थी, मुझे प्रेमिका के साथ साथ अपने बेटी होने का भी फर्ज निभाना था। यही बात मैं करुणा को समझाना चाहती थी, पर कैसे? एक तो मेरी भी शादी हुई ज़्यादा समय नहीं हुआ था। दूसरी बात कि वह मुझे अपनी किसी भी तरह की व्यक्तिगत बात बताने व साझा करने को तैयार ना थी। फिर भी कोशिश हमने जारी रखी। अगले 1-2 दिन उसके लिए बहुत संवेदनशील थे। मुझे सच जानने की जल्दी थी। एक दिन मैं साफ सफाई के बहाने उसके कमरे में गई। देखा वह अपने बिस्तर पर अनमने ढंग से लेटी हुई थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया। वह चौंक गई और उड़ती हुई रुखाई से बोली, क्या बात है? आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। पर मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। आप प्लीज़ यहाँ से चली जाएं और मुझे अकेला छोड़ दें, उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। पर एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, उसने चिल्लाते हुए कहा। तो मुझे इसके बाद कुछ कहना उचित नहीं लगा और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। फिर अपना काम निपटाकर बाहर निकल गई। पर इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी मैं किसी अन्य रास्ते की बात सोच रही थी। शाम के करीब 4 बज रहे होंगे। मैं खाना खाकर कुछ देर सुस्ताने के इरादे से सोफे पर बैठी थी कि फ़ोन की घंटी बजी। मुझे लगा इसी तरह के फ़ोन का इंतज़ार था मुझे। हो ना हो वह फ़ोन करुणा के लिए ही होगा। मैंने फ़ोन उठाया
तो उधर से किसी लड़की की आवाज़ आई और बोली, करुणा है क्या? मैं उसकी दोस्त आशा बोल रही हूँ। कौन आशा? मैं तो तुमको नहीं जानती। आप कौन बोल रही हैं? मैं उसकी भाभी बोल रही हूँ। मैंने इधर से कहा। भाभी जी, आप मेरी बात करा सकती हैं क्या करुणा से? बेहद ज़रूरी बात है। अभी तो नहीं करा सकती। बोलो क्या बात है, मैं बता दूंगी। नहीं भाभी, प्लीज़ बात करा दीजिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, देखती हूँ, कहकर मैं करुणा के कमरे में पहुंची। देखा कि वो चुपचाप सो रही थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और उसके बिस्तर पर बैठते हुए उसके बालों में हाथ फेरा तो मेरी हथेली पर गरम गरम आंसुओं के 2-4 बूंदें ढलक आई। मैंने उसके चेहरे को अपनी हथेली पर उठाया और बोली, क्या हुआ करुणा, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। तुम चाहो तो मुझे अपनी सारी बातें बता सकती हो। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारी कोई बात किसी को नहीं बताऊंगी। वह अचानक से मेरे सीने से लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। काफ़ी देर की सांत्वना के बाद वह कुछ सामान्य हुई तो मैंने पानी की एक बोतल उसकी ओर बढ़ाई। उसने थोड़े से पानी पी और मेरी तरफ देखती हुई भारी गले से बोली, भाभी प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। फिर से वह मेरे सीने से लिपट गई और रोने लगी। मैंने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा और उसके आंसू पोंछे और बोली, कोई बात नहीं, पहले रो लो जितना चाहो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, मैं बाद में आती हूँ। इतना कहकर मैंने बिस्तर से उठना चाहा तो मेरा हाथ पकड़कर बोली, नहीं भाभी प्लीज़, आप यहीं बैठिए। मेरी बात आज कोई सुनने वाला नहीं, न माँ, न पिताजी और न ही भैया। एक आप ही हैं जो मेरी बात समझ सकती हैं। तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। मैंने पहले ही कहा है कि मैं तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि बड़ी बहन जैसी हूँ। पहले तुम शांत हो जाओ और शांतिपूर्वक अपनी सारी दिल की बातें मुझे बताओ। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मैंने उसे ढांढस बंधाया। उसने अपनी आंखें पोंछी, बॉटल से पानी निकाला और बेसिन में जाकर मुंह धोया और फिर बिस्तर पर बैठकर बोली, भाभी मुझे आपकी मदद चाहिए। आप तो जानती ही हैं कि मैं हरीश से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, पर पता नहीं मुझसे क्या ऐब है, क्या खोट है कि वो मुझे प्यार करता ही नहीं है। मैं जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ वह मुझसे उतना ही दूर जाना चाहता है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, देखो करुणा, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। बचपन में मेरी माँ ने मुझे एक कुम्हार के घर ले जाया करती थी। मैं उस कुम्हार को बड़े ही ध्यान से देखती थी जब वो मिट्टी के घड़े और बर्तन बनाता था। मैं उत्सुकता बस उससे पूछती, कुम्हार चाचा, आप इन घड़ों और बर्तनों को आग में क्यों डालते हैं? इन कच्ची मिट्टी के घड़ों में पानी क्यों नहीं रखते? और हर बार उनका जवाब होता, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मुझसे ये सवाल पूछने के बजाय खुद से ही पूछना, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब जब मेरी माँ नहीं रही तो मुझे उन सवालों के जवाब मिल गए हैं। जानना चाहोगे कि उन सवालों के क्या जवाब हैं? हाँ, करुणा ने मेरी और देखते हुए कहा, मैं तुम पर कोई भी कटाक्ष नहीं करूँगी और न ही तुम्हारा दिल तोड़ूंगी। मुझे विश्वास है कि मेरी बात खत्म होते ही तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। जब मैं बड़ी हुई तो देखा कि कुम्हार के उन पके हुए घड़ों का पानी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, न तो उसे पिघला सकती है और न ही कोई और नुकसान। जबकि कच्चे घड़े में पानी भरने से कुछ ही समय बाद पानी रीस रीस कर उसे गला डालती है, नष्ट कर डालती है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी उम्र उस कच्चे घड़े की तरह है जिसे मुसीबत और कठिनाई रूपी पानी का सामना नहीं करना पड़ा है। जिस दिन तुम्हें इसका एहसास होगा तब तक देर हो चुकी होगी और तुम्हारी जिंदगी उसी कच्चे घड़े के माफिक खत्म हो चुकी होगी। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी जिंदगी में कई कुम्हार हैं जो तुम्हारी जिंदगी को उसी घड़े के मानिंद पकाने के प्रयास कर रहे हैं जो
चिरस्थायी है, तुम्हें भटकने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी तुम्हें एक बड़ी बहन होने के नाते यही सलाह दूंगी कि तुम उनकी बात मान जाओ। यह बात भी कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ और शादी के लायक मेरी उम्र नहीं है। उसने जैसे मेरे अनुभव को ललकारा। मैंने एक गंभीर मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा, बड़ी दिलेरी और समझदारी वाली बात की है तुमने। मैं भी यही चाहती हूँ कि अभी तुम्हारी शादी ना हो, पर कुछ तो बात है जो तुम हमसे छिपा रही हो। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी को इतने उतावले हैं? उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। तुम्हारे इस तरह चेहरा छुपा लेने से सच्चाई नहीं छिप जाएगी। तुम शायद मेरे बारे में नहीं जानती। मैं भी प्रेम में धोखा खाकर अपने पिता की इच्छा अनुसार यहाँ ब्याही गई हूँ। मेरा भी मन करता था अपने साथी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूं, पर ऐसा ना हो सका और मैंने जल्दी ही सच्चाई को स्वीकार लिया और अब मेरा घर, मेरा संसार यही है। अब तुम बताओ, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिले या नहीं? हाँ भाभी, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए, पर आपसे एक मदद चाहिए कि आप किसी भी तरह से माँ, पिताजी और भैया से कहकर ये शादी फिलहाल रुकवा दीजिए, ताकि मुझे भी सोचने समझने का मौका मिल सके। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, पर तुम मुझसे वादा करो कि कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगी और मुझे सब कुछ सच सच बताओगी कि क्या कारण है कि घर वाले तुम्हारी शादी को लेकर इतने जल्दबाजी में हैं। मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं सब कुछ बताऊंगी, बस आप इतना कीजिए कि किसी तरह से शादी अभी के लिए टल जाए। इसके लिए भैया और पिताजी से बात कीजिए। ठीक है, मैं रात को बात करूंगी। तब तक मुझसे वादा करो कि तुम कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगी।